हेलो नमस्कार। आइए एक नए वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और यह वीडियो है डॉक्टर दिनेश कुमार दिनमनी पर आधारित खोट्ठा लेखक, और इसी से संबंधित 30 एमसीक्यूज हम लोग देखने का काम करेंगे। डॉक्टर दिनेश कुमार दिनमनी जो खोट्ठा के लेखक हैं, साहित्यकार हैं। आइए इससे संबंधित 30 एमसीक्यूज हम लोग फटाफट देखने का काम करें। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार दिनमनी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर दिनेश कुमार दिनमनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर दिनेश कुमार दिनमनी का जन्म होने वाला जगह है आपका सी नंबर ऑप्शन, चौफान नाम का एक गांव है जो बोकारो में अवस्थित है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर दिनेश कुमार दिनमनी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। दिनेश कुमार दिनमनी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दिनेश कुमार दिनमनी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इनका जो जन्म वर्ष है वो है 13 सितंबर 1969 1969 जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये सही हो जाएगा 1969। थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिनेश कुमार दिनमनी जी के माता पिता का नाम क्या है। दिनेश कुमार दिनमनी जी के माता पिता का नाम क्या है। तो इनके माता जी का नाम था दुखनी देवी और इनके पिता थे महेश्वर महतो, जो कि आप देख पा रहे हैं ये है बी नंबर ऑप्शन सही है। दुखनी देवी और महेश्वर महतो, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनेश कुमार दिनमनी के माता और पिता का नाम दुखनी देवी और महेश्वर महतो। चौथा नंबर प्रश्न, आइए हम लोग चलते हैं। दिनमनी जी ने किस विश्वविद्यालय से खोट्ठा में एमए की डिग्री प्राप्त की। दिनमनी जी ने किस विश्वविद्यालय से खोट्ठा में एमए की डिग्री प्राप्त की। तो वो जिस विद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त किए हैं वो विद्यालय है रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने खोट्ठा में एमए की डिग्री प्राप्त किए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिनेश कुमार दिनमनी मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़े रहे हैं। दिनेश कुमार दिनमनी मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़े रहे हैं। पेशे मतलब किस काम धंधा से वो जुड़े रहे हैं। तो देखिए, पेशे से वो शिक्षण कार्य से जुड़े रहते हैं और जुड़े रहे हैं और अध्यापक के पद पर ये कार्यरत रहे हैं, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में है। ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनका जो मूल पेशा था वो शिक्षण था, प्राध्यापक का कार्य करते थे। छठा नंबर प्रश्न है, दिनमनी किस खोट्ठा साहित्यकार का उपनाम यानी पेन नेम है। दिनमनी किस खोट्ठा साहित्यकार का उपनाम पेन नेम है। तो ये नाम से ही पता चलता है ये दिनेश कुमार होगा, जो 6 नंबर का ए नंबर में है। दिनेश कुमार दिनमनी, दिनेश कुमार में दिनमनी ऐड हो गया, तो ये आपका पेन नेम उपनाम है जिसको इन्होंने अपना टाइटल ही बना लिया। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन के बाद हम लोग इसके व्याकरण और भाषा योगदान पर चलते हैं कि व्याकरण में और खोट्ठा भाषा योगदान में इनका क्या योगदान रहा, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, दिनमनी जी द्वारा रचित खोट्ठा व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था। दिनमनी जी द्वारा रचित खोट्ठा व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था। तो देखिए, दिनमनी जी की पहली खोट्ठा व्याकरण पुस्तक जो 2011 में प्रकाशित होने का काम हुआ है। 2011 में, जो सी नंबर ऑप्शन में है, आपका सही जवाब हो जाएगा 2011 सी नंबर ऑप्शन। 8वां नंबर प्रश्न है, खोट्ठा भाषा में मानकीकरण। खोट्ठा भाषा में मानकीकरण के लिए दिनमनी जी ने किस लिपि की वकालत की है। मानकीकरण खोट्ठा भाषा में के लिए दिनमनी जी ने किस लिपि की वकालत की है। तो इन्होंने देवनागरी लिपि की वकालत की है, देवनागरी लिपि की। 9वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोट्ठा भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए दिनमनी जी को किस सम्मान से नवाजा जा चुका है। खोट्ठा भाषा एवं
साहित्य के विकास के लिए दिनमणि जी को किस सम्मान से नवाजा जा चुका है? तो 9 का सही जवाब होगा, देखिए झारखंड रत्न नहीं है, भाषा भूषण नहीं है, तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी नहीं होगा। एकमात्र जो होगा आंसर वो है खोट्ठा रत्न, क्योंकि खोट्ठा पे ही इन्होंने काम किया है तो इसको खोट्ठा का ही रत्न मिला है। तो 9th का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 10वां नंबर प्रश्न है, दिनमणि जी के अनुसार खोट्ठा भाषा में कुल कितने मूल स्वर यानी वॉवेल्स ध्वनि हैं? दिनमणि जी के अनुसार खोट्ठा भाषा में कुल कितने मूल स्वर वॉवेल्स ध्वनि हैं? तो देखिए 10 का जो सही जवाब होगा वो है 8 स्वर। कितने हैं? 8, जो बी नंबर ऑप्शन में आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन 8 सही जवाब होगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और ये है प्रमुख रचनाएं और कविताओं पर आधारित है। प्रमुख रचना और कविताओं पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग देखने का काम करेंगे। 11वां नंबर प्रश्न है, खोट्ठा गीत सोहान लागे रे, खोट्ठा गीत सोहान लागे रे पुस्तक के मुख्य संपादक यानी कि संकलनकर्ता कौन है? तो हम लोग चूँकि अभी दिनेश कुमार दिनमणि पर सवाल ले रहे हैं तो इसका आंसर बहुत हद तक आपको क्लियर पता चल जाना चाहिए। इसका जो संपादक होगा वो कोई और नहीं होगा, वो होगा दिनेश कुमार दिनमणि, जो बी नंबर में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध खोट्ठा शिष्ट गीत बोने पाकल सैया कोयर, सुनिएगा गौर से, प्रसिद्ध खोट्ठा शिष्ट गीत बोने पाकल सैया कोयर के रचनाकार कौन हैं? तो चूँकि एक ही राइटर का हम लोग कर रहे हैं अभी, तो ये आसान है पकड़ने के लिए। इसका भी जो राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा, वो भी होगा दिनेश कुमार दिनमणि। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, बोने पाकल सैया कोयर गीत में किस फल का मुख्य रूप से वर्णन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। और ये चूँकि व्यवहारिक सवाल है, हमारे गांव घर में अक्सर इस तरह की बातें होती है, आम बोलचाल में इस तरह के प्रोवर्ब्स, इस तरह की कहावतें, इस तरह की पढ़ेतर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन सब प्रश्नों पर हमेशा विशेषकर फोकस रहना चाहिए। बोने पाकल सैया कोयर गीत में किस फल का मुख्य रूप से वर्णन है? तो देखिए यदि आम बोलचाल आप ठेठ भाषा में गांव में करते हैं तो कोयर का मतलब आप समझते होंगे, कोयर का मतलब होता है बैर। तो 13 का जो सही जवाब होगा वो आपका पकड़ में आ जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन में सही है, जो होगा बैर यानी कि कोयर। ठेठ खोट्ठा में हम लोग कहते हैं कोयर। 14वां नंबर प्रश्न की ओर चलिए। दिनमणि जी की कविता कांदे बोन कंदैया, कांदे बोन कंदैया में किस समस्या को दर्शाया गया है? अब देखिए इस कविता में दिनमणि जी कांदे बोन कंदैया में कौन सी समस्या के बारे में बताया है? बेरोजगारी या फिर पर्यावरण और वनों की कटाई, अशिक्षा या पलायन? तो दिनमणि जी ने जो बताया है, चूँकि यहाँ बोन का बात किया गया है, बोन यानी कि जंगल का बात किया गया है, और आपके ऑप्शन में पर्यावरण और वनों की कटाई से संबंधित ऑप्शन है, तो आप थोड़ा सा भी यदि फोकस करेंगे तो आपका सही जवाब पता चल जाएगा, और वो है बी नंबर ऑप्शन, पर्यावरण और वनों की कटाई, जो सही जवाब होगा। कांदे बोन कंदैया, तो सही जवाब होगा पर्यावरण और वनों की कटाई। इससे संबंधित समस्या का इन्होंने वर्णन किया है या दर्शाया है। 15वां नंबर प्रश्न है कि खोट्ठा की प्रसिद्ध आधुनिक कविता समझी दैक, खोट्ठा की प्रसिद्ध आधुनिक कविता समझी दैक के कवि कौन हैं? तो इनके भी राइटर हैं दिनेश कुमार दिनमणि, जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, दिनेश कुमार दिनमणि। 15 का सी नंबर। 16 नंबर, तितकी पत्रिका के संपादन से भी दिनमणि जी जुड़े रहे हैं। तितकी पत्रिका के संपादन से भी दिनमणि जी जुड़े रहे हैं। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो देखिए तितकी जो पत्रिका है, ये चूँकि इनका घर है बोकारो रामगढ़, ये दोनों एरिया से बिलोंग करते थे, चूँकि बॉर्डर एरिया में है तो बोकारो रामगढ़ से बिलोंग करते थे, इसलिए तितकी जो पत्रिका है उसके संपादन का जगह बोकारो रामगढ़ को माना जाता है, जो बी नंबर ऑप्शन में सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 16। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और 17 आपका है खोट्ठा लोक कथा पर विशेष है। ये लोक कथा पर विशेष ये कुछ सवाल हैं
17वां नंबर प्रश्न है आपका, जेटेट और झारखंड की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में जेटेट और यानी झारखंड टेट और झारखंड की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल लोक कथा बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के संकलनकर्ता कौन हैं? बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के संकलनकर्ता कौन हैं? तो इनके सही जवाब होंगे दिनेश कुमार दिनमणि, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है। 18वां नंबर प्रश्न, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? तो 18वां नंबर का सही जवाब होगा पीठा। पीठा का मतलब होता है पुआ। घर में आप लोग पुआ पकवान बनाते होंगे, तो पीठा खाने की संख्या को लेकर झगड़ा हुआ था। जैसे कोई संख्या बल में कोई 2 खा लिया तो कोई 3 खा लिया, इसी को लेकर झगड़ा हो गया था बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। आपका देखिए सात पीठा बोला भी है, बूढ़ा और बूढ़ी बोला है, तो संख्या में अंतर हुआ तो दोनों के बीच में बकझक शुरू हुई होगी और फिर झगड़ा हो गया। तो ये 18वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा बी नंबर, पीठा यानी पीठा खाने की संख्या को लेकर के। 19वां नंबर प्रश्न है, इस लोक कथा में गांव के लोग बूढ़ा बूढ़ी को क्या समझ बैठे थे? इस लोक कथा में गांव के लोग बूढ़ा बूढ़ी को क्या समझ बैठे थे? तो 19वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा भूत समझ बैठे थे, जो मर गए। ठीक है, मर गए यानी भूत समझ बैठे थे इस लोक कथा में। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 20वां नंबर प्रश्न है, शमशान घाट पर चिता में आग लगाने के बाद बूढ़ा बूढ़ी क्यों चिल्ला उठे थे? शमशान घाट पर चिता में आग लगाने के बाद बूढ़ा बूढ़ी क्यों चिल्ला उठे थे? तो 20 का जो सही जवाब होगा जलने के डर से और पीठा के बंटवारे के कारण। जलने के डर से और पीठा के बंटवारे के कारण बूढ़ा बूढ़ी चिल्ला उठे थे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 आइए हम लोग चलते हैं 21वां नंबर प्रश्न पर। दो बिहाग दुर्गत दो शादियों की दुर्दशा खोटा लोक कथा के संकलनकर्ता कौन हैं? दो बिहाग दुर्गत यानी दो शादियों की दुर्दशा खोटा लोक कथा के संकलनकर्ता कौन हैं? तो 21 नंबर प्रश्न का जवाब होगा दिनेश कुमार दिनमणि। दिनेश कुमार दिनमणि इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब है दिनेश कुमार दिनमणि, बी नंबर ऑप्शन। 22वां नंबर प्रश्न, दो बिहाग दुर्गत लोक कथा से क्या सीख मिलती है? दो बिहाग दुर्गत यानी दो शादियों की दुर्दशा से इस लोक कथा से क्या सीख मिलती है? तो 22 का जो सही जवाब होगा, सही जवाब ये होगा कि बहु विवाह से घर में कलह और दुर्दशा होती है। अब बहुत ज़्यादा विवाह कर लेंगे तो भाई आदमी की संख्या बढ़ेगी तो विचार में भिन्नता आएगी तो झगड़े होंगे, कलह बढ़ेंगे। वही हाल हुआ कि बहु विवाह से घर में कलह और दुर्दशा होती है। तो यही कारण है, इससे यही सीख मिलती है कि बहु विवाह से बचिए। 22वां नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 23 नंबर, इस लोक कथा में पति अपनी दोनों पत्नियों में से किसे मन ही मन अधिक चाहता था? इस लोक कथा में पति अपनी दोनों पत्नियों में से किसे मन ही मन अधिक चाहता था? ज़्यादा प्रेम किससे करते थे? तो 23 का जो सही जवाब होगा वो छोटी पत्नी को विवाह दोनों से की है, मन ही मन चाह रहे हैं छोटी को ज़्यादा। भाई ये तो अनफेयर है ना। हाँ, कलह तो इसी कारण से होता है ना, जब दो किया तो दोनों को बराबर आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। छोटी पत्नी को ज़्यादा वो लाड़ प्यार बोल सकते हैं, मन ही मन प्रसन्न करते थे, चाहते थे। तो 23 का बी नंबर ऑप्शन सही है, छोटी पत्नी को। 24वां नंबर प्रश्न है, लोक कथा खूंटा भीतर चियाँ गोटा के संकलनकर्ता का नाम बताइए। तो 24 का जो सही जवाब है वो भी होगा दिनेश कुमार दिनमणि। इन्हीं के द्वारा ये संकलन भी किया गया था, दिनेश कुमार दिनमणि सही जवाब होगा, ए नंबर ऑप्शन। ये 24 नंबर प्रश्न हुआ। आइए हम लोग 25वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलें। 25वां नंबर प्रश्न कहता है, खूंटा भीतर चियाँ गोटा
खूंटा भीतर चिया गोटा। कथा में चिया गोटा का क्या अर्थ है? अब इसमें चिया गोटा का जो अर्थ होगा वो है इमली का बीज। इमली के बीज को कहते हैं चिया गोटा, जो बी नंबर ऑप्शन में आपका सही है। तो इसमें सही जवाब होगा बी नंबर, इमली का बीज। चलिए 25 का बी नंबर। 26वां प्रश्न है, इस लोक कथा में कौआ अपनी इमली का बीज निकालने के लिए सबसे पहले किसके पास मदद मांगने जाता है? इस लोक कथा में कौआ अपनी इमली का बीज निकालने के लिए सबसे पहले किसके पास मदद मांगने जाता है? तो 26 का जो सही जवाब होगा वो जाते हैं बढ़ई के पास। किसके पास जाते हैं? बढ़ई यानी कि लौआ के पास जाते हैं, जो सी नंबर में सही है। इसका सही जवाब होगा सी नंबर। 27वां नंबर प्रश्न चलते हैं, अंत में कौवे की बात मानकर लकड़ी चीरने के लिए कौन तैयार हो जाता है? अंत में कौवे की बात मानकर लकड़ी चीरने के लिए कौन तैयार हो जाता है? तो 27 का सही जवाब होगा बढ़ई लौआ जब चींटी हाथी को डराती है। जब चींटी हाथी को डराती है, तो ये 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बढ़ई लौआ। 27 का हो गया बी नंबर। आइए 28वां नंबर प्रश्न की ओर चलें। दिनेश कुमार दिनमणि की रचनाओं में मुख्य रूप से किस भाषा की खोट्ठा उपभाषा बोली का प्रभाव दिखता है? खोट्ठा की उपभाषा बोली का प्रभाव दिखता है। देशवाली, सिकरिया, परंदिया, हजारीबगिया या फिर गोलवारी। ये खोट्ठा के देखिए क्षेत्रीय है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, खोट्ठा की ये क्षेत्रीय रूप से बोली जाने वाली बोली है। खोट्ठा के ही प्रकार है, तो इनमें से किसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है? तो 28 का जो सही जवाब है वो सिखरिया, जैसे नदिया क्षेत्र प्रभाव। सिखरिया नदी पार तरफ का भाषा है, बोकारो एरिया का। तो ये है बी नंबर ऑप्शन में। टोन बदल जाता है, थोड़ी सी एरिया जैसे ही दूर हुई तो टोन बदल जाता है, यही टोन का अंतर हो जाता है, तो सिखरिया कहते हैं उसको। 28 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 29 और 30 नंबर प्रश्न, चूँकि 30 का ही ये प्रश्न का सेट है। तो 29वां नंबर प्रश्न है आपका, डॉक्टर दिनमणि जी वर्तमान में किस कॉलेज या विश्वविद्यालय में जनजाति एवं क्षेत्र भाषा विभाग खोट्ठा में सेवा दे रहे हैं या जुड़े रहे हैं? तो 29 का जो सही जवाब होगा वो है ए नंबर, आरटीसी कॉलेज रांची बोकारो कॉलेज में। ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। आरटीसी यानी राम टहल कॉलेज रांची में है, वहीं पर ये अपनी सेवा जनजातीय विभाग में दे रहे हैं। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 30वां नंबर प्रश्न है, दिनमणि जी के साहित्य का मुख्य स्वर क्या है? दिनमणि जी के साहित्य का मुख्य स्वर क्या है? तो 30 का जो सही जवाब होगा वो है सामाजिक चेतना, लोक संस्कृति और यथार्थवाद। सामाजिक चेतना, लोक संस्कृति और यथार्थवाद, ये दिनमणि जी के साहित्य के मुख्य स्वर हैं या फिर मुख्य आधार माने जाते हैं। इनका लेखनी का जो मुख्य आधार है यही पॉइंट्स हैं, सामाजिक चेतना, लोक संस्कृति और यथार्थवाद। तो इस तरह से ये 30 प्रश्न आप लोगों के बीच में दिनेश कुमार दिनमणि जो खोट्ठा साहित्यकार, खोट्ठा लेखक है, उनसे लिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,